स्वागत। आज हम वीएस नायपॉल के बहुत ही मशहूर उपन्यास अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास पर जो एक डिटेल्ड समीक्षा आई है उसकी गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। जी हाँ, ये वो उपन्यास है जिसने आप कह सकते हैं दशकों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। और ये समीक्षा, हाँ, इसके कई पेचीदा पहलुओं को खोलती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा से वो जरूरी बातें निकालें जो इस क्लासिक को समझने में मदद करें। कहानी संक्षेप में त्रिनिदाद में बसे भारतीय मूल के मोहन बिस्वास की है, जी। जिसका जीवन भर का एक ही सपना है, बस अपना खुद का एक घर बनाना। और ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है ना, ये एक बड़े परिवार की भी कहानी है, वो तुलसी खानदान, और साथ ही उस समाज का आईना भी है, उपनिवेशवाद के बाद का समाज अपनी पहचान ढूंढता हुआ। हाँ, त्रिनिदाद का वो दौर जहां पुरानी और नई दुनिया जैसे टकरा रही थी। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कैसे एक बहुत ही आम सी इच्छा कि भाई मेरा अपना घर हो, वो पहचान, आत्मसम्मान और यहाँ तक कि आज़ादी की गहरी लड़ाई बन जाती है। सही, खासकर उस दुनिया में जहां मिस्टर बिस्वास जैसे इंसान के लिए ये चीजें मतलब आसानी से मिलती नहीं थी। हाँ, जो ठीक है, आइए इस समीक्षा के जरिए इस दुनिया को और थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समीक्षा इस बात पर जोर दे दी कि ये उपन्यास इतना अहम क्यों है। नायपॉल ने किया क्या कि एक बहुत ही निजी सी, लगभग घरेलू सी लगने वाली इच्छा को उठाया, अपना घर होना, और उसे एक बड़े सामाजिक, यहां तक कि राजनीतिक विश्लेषण का सेंटर बना दिया। ये अपने आप में मतलब कमाल की बात है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब एक घर की चाहत सिर्फ ईंट गारे की चाहत नहीं हुई, फिर हाँ। उससे कहीं ज्यादा हुई। समीक्षा इसको कैसे देखती है? समीक्षा का तर्क ये है कि बिस्वास का जो संघर्ष है घर बनाने का, वो असल में औपनिवेशिक त्रिनिदाद के समाज की परतें उधेड़ने जैसा है। अच्छा। उसमें फिर नस्ल है, वर्ग है, लिंग है, शिक्षा, सब कुछ आ जाता है। अच्छा। लेकिन कमाल यह है कि नायपॉल ये सब बड़े फलक पर दिखाते हुए भी रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकियों को नहीं छोड़ते। वो पति पत्नी के झगड़े, रिश्तेदारों की खींचतान, ऑफिस की छोटी मोटी बातें, हाँ हाँ। और मिस्टर बिस्वास का वो अड़ियल सा स्वाभिमान जो उन्हें चलाए रखता है, वो सब है उसमें। यानी बड़े सामाजिक मुद्दे और निजी जिंदगी की एकदम छोटी छोटी बातें वो एक साथ बुनी हुई हैं। ये तो थोड़ा जैसे डिकेंस के उपन्यासों जैसा लगा मुझे, जहाँ पूरे समाज का चित्र होता है, पर शायद यहाँ मनोवैज्ञानिक गहराई ज्यादा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। समीक्षा यही कहती है कि इसका कैनवस तो डिकेंस जैसा बड़ा है, समाज के कई स्तर दिखते हैं, लेकिन किरदारों के मन की जो पड़ताल है उसमें ये 20वीं सदी के मध्य के यथार्थवादी उपन्यासों जैसा है। अंदरूनी कश्मकश पर ज्यादा ध्यान। चलिए, समीक्षा में जो मुख्य विचार या थीम उठाए गए हैं उन पर बात करते हैं। एक जिक्र है स्वत्व बनाम घिराव का। समीक्षा बताती है कि तुलसी परिवार का जो घर है, हनुमान हाउस, वो बाहर से तो सुरक्षा देता है। हाँ, प्रतीक है सुरक्षा का, पर असल में वो एक तरह की मीठी कैद है। ये कैसे? देखिए, हनुमान हाउस में सब कुछ सामूहिक है, खाना, पैसा, यहाँ तक कि निजी जिंदगी भी। गपशप, तांग झांक, वो एक तरह से निगरानी का काम करते हैं। आपकी निजी जिंदगी निजी रह ही नहीं पाती। ओह। तो ऐसे में बिस्वास की अपने घर की तलाश वो असल में अपने स्व के चारों ओर एक बाउंड्री खींचने की कोशिश है। वो दरवाजे चाहता है जिन्हें वो बंद कर सके, कमरे जिन्हें अपनी मर्जी से सजा सके, यहाँ तक कि वो कर्ज भी जो सिर्फ उसके अपने हो, सामूहिक न हो। अच्छा, तो घर सिर्फ छत नहीं बल्कि अपनी पहचान और अपना जो प्राइवेट स्पेस है उसे बचाने का एक जरिया है। ये वाकई गहरा विचार है। अच्छा, एक और अहम मुद्दे का जिक्र है औपनिवेशिक विस्थापन। समीक्षा बताती है कि उपन्यास के पात्र गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। ये कौन थे गिरमिटिया मजदूर और इसका कहानी पर क्या असर पड़ता है? हाँ, गिरमिटिया मजदूर, देखिए, ये वो भारतीय श्रमिक थे जिन्हें अंग्रेजों ने 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी में एक अनुबंध जिसे गिरमिट कहते थे। अच्छा, गिरमिट, उसी से बना गिरमिटिया। हाँ, उसी से। तो उस अनुबंध के तहत त्रिनिदाद और दूसरे उपनिवेशों में खेतों में काम करने के लिए भेजा था। अब उनके जो वंशज थे, जैसे बिस्वास, वो कई संस्कृतियों के बीच जैसे फंस गए थे। समीक्षा इसी विस्थापन की भावना को पकड़ती है। तो मतलब ये लोग एक तरह से न पूरी तरह भारतीय थे, न पूरी तरह त्रिनिदादी, और ना ही अंग्रेज, एक बीच की स्थिति। बिल्कुल। समीक्षा यही कहती है, एक ही दिन में आप उनके जीवन में हिंदू रीति रिवाज देख सकते हैं, अंग्रेजी तालीम भी, और स्थानीय क्रियोल संस्कृति,
मतलब अफ्रीकी, यूरोपियन, कैरिबियन, सबका मिक्सचर। और नायपॉल ये दिखाते हैं कि कैसे औपनिवेशिक राज जो है वो मान्यता की भूख तो पैदा करता है। सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, जमीन के कागजात चाहिए, लेकिन वो मजबूत संस्थाएं नहीं दे पाता जो इन चीजों को असली मायने दें। सब कुछ जैसे अस्थायी सा, डामाडोल सा लगता है। और इसी पृष्ठभूमि में मिस्टर बिस्वास का किरदार है, जो पारंपरिक हीरो तो बिल्कुल नहीं लगते। समीक्षा उनके पुरुषत्व और विफलता के बारे में क्या कहती है? समीक्षा बताती है कि विश्वास घमंडी हैं, चिड़चिड़े हैं, कभी कभी तो क्रूर भी लगते हैं, लेकिन उनमें हास्य भी है, एक अजीब सी कोमलता भी है और हार न मानने वाली जिद भी। नायपॉल जो मर्दों वाली वीरता का एक घिसा पेटा खापा होता है ना, हाँ, उसे तोड़ते हैं। यहाँ पुरुष होना मतलब कर्जों का बोझ उठाना, दिखावों का बोझ, अधूरे कामों का बोझ, और विफलता सिर्फ विश्वास की अपनी नहीं है। तो क्या समीक्षा ये कह रही है कि उनकी जो विफलता है वो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की देन है जिसमें वो जी रहे थे? हाँ, काफी हद तक। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि विफलता उन संस्थाओं और आर्थिक हालातों में बुनी हुई है जो विश्वास को घेरे हुए हैं। उन्हें बार बार धोखा मिलता है, बेईमान ठेकेदारों से, लालची साहूकारों से, और हाँ, अपनी ही जल्दबाजी से भी। तो ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, एक पूरे सिस्टम की आलोचना भी है। समीक्षा एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान खींचती है, पैसा, कर्ज और रोजमर्रा की जिंदगी। उपन्यास में खर्चों का बहुत बारीक हिसाब किताब है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि नायपॉल ये दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी आर्थिक मजबूरियां जिंदगी के बड़े फैसले तय कर देती हैं। किराए का बकाया है, किश्तों पर फर्नीचर लिया है, लकड़ी की कीमत क्या है, ये सब मिलकर जैसे नियति बन जाते हैं। अच्छा। समीक्षा इसे अर्थशास्त्र का भाग्य में बदलना कहती है। ये दिखाता है कि पैसे की तंगी कैसे सपनों को कुचल सकती है, या कम से कम उनका आकार तो बदल ही सकती है। किरदारों पर आए तो मोहन बिस्वास खुद बड़े विरोधाभासी लगते हैं। समीक्षा उनके बारे में क्या मुख्य बात पकड़ती है? समीक्षा उन्हें देखती है एक ऐसे इंसान के तौर पर जो सामाजिक रुतबे के लिए बेचैन है, तुनक मिजाज है, लेकिन साथ ही उसमें गहरा व्यंग भी है और सम्मान पाने की एक अजीब सी गहरी ललक भी। उनका जो विकास है वो कोई चमत्कारी बदलाव नहीं है, बल्कि जैसे ठोकरे खा खा कर हासिल की गई समझदारी है। वो अंत तक पूरी तरह बदलते नहीं हैं, लेकिन शायद दुनिया को ज्यादा साफ देखने लगते हैं। और शमा, उनकी पत्नी, उन्हें तो अक्सर विश्वास के विरोधी की तरह देखा जाता है। हाँ, लेकिन समीक्षा उन्हें सिर्फ विरोधी नहीं मानती, वो उन्हें उपन्यास की योग्यता का शांत केंद्र कहती है। ये एक अहम नजरिया है मेरे ख्याल से। शमा का जो सफर है, एक दब्बू सी तुलसी बेटी से, फिर एक सावधान साथी, और फिर परिवार को संभालने वाली एक प्रैक्टिकल महिला बनने तक, वो बहुत अहम है। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक वो विश्वास के सपनों के बीच जमीनी हकीकत का संतुलन बनाती हैं कहीं ना कहीं। और तुलसी खानदान, वो तो अपने आप में एक किरदार जैसा लगता है। बिल्कुल, चाचियों, जीजाओं, पंडितों, मुखियाओं का एक पूरा झुंड। समीक्षा यही कहती है कि वे सुरक्षा तो देते हैं, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है नियंत्रण के रूप में। श्रीमती तुलसी की ताकत दिखती नहीं है, पर वो एहसानों और शर्मिंदगी के जरिए काम करती है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक पारिवारिक ढांचे व्यक्ति की आज़ादी को दबा सकते हैं, भले ही वो बाहर से मददगार लगें। नायपॉल की लिखने की शैली और उपन्यास की बनावट के बारे में समीक्षा क्या कहती है? एक जुमला है, महाकाव्यात्मक पैमाना, घरेलू कैनवस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कहानी का फलक तो बड़ा है, वो पूरे समाज और इतिहास को समेटता है, लेकिन उसका फोकस बहुत निजी, बहुत घरेलू घटनाओं पर रहता है। समीक्षा बताती है कि नायपॉल बड़ी सामाजिक सच्चाइयों को छोटे अंतरंग दृश्यों के जरिए दिखाते हैं। जैसे घर में आग लग जाना, या घर बनाने की वो जद्दोजहद, या अखबार के दफ्तर की नोकझोंक। इन्हीं छोटी चीजों से बड़ी बात कहते हैं वो। और हास्य त्रासदी का मिश्रण। समीक्षा कहती है कि एक बिगड़ा हुआ घर बनाने का ठेका वो एक ही साथ हंसाने वाला भी हो सकता है और दुखद भी। हाँ, ये नायपॉल की खासियत है। उनकी भाषा बहुत साफ, सपाट सी लगती है ऊपर से, लेकिन व्यंग्य के पीछे गहरा दर्द छुपा होता है। समीक्षा के अनुसार उनका लिखने पर इतना कंट्रोल है कि एक टेढ़ी-मेढ़ी बनी सीढ़ी भी जिंदगी के समझौतों का प्रतीक बन जाती है। प्रतीकों की बात आई है तो घर सबसे बड़ा प्रतीक है। समीक्षा इसे आराम से ज्यादा किस चीज का प्रतीक मानती है? समीक्षा कहती है कि घर आराम से ज्यादा दावे का प्रतीक है, एक क्लेम का। ये इस बात का सबूत है कि एक आदमी जिसे दुनिया शायद नजरअंदाज करना चाहे, वो भी दुनिया में अपनी एक जगह बना सकता है, अपना निशान छोड़ सकता है। और घर की जो कमियां हैं,
वो टपकती छतें, ठीक से बंद न होने वाले दरवाजे, वो असल में उस औपनिवेशिक आधुनिकता के अधूरेपन और समझौतों को दिखाती हैं जो विश्वास को मिली थी। क्या समीक्षा में और भी प्रतीकों का जिक्र है, कुछ और सिंबल्स? हाँ, पानी का जिक्र है, रिसाव का, बाल्टियों में टपकता पानी, बाढ़ वाला आंगन। समीक्षा इन्हें उन सीमाओं के तौर पर देखती हैं जो हमेशा टूटती रहती हैं, जो विश्वास की ठोस और स्थायी कुछ बनाने की इच्छा का जैसे मजाक उड़ाती सी लगती हैं। अच्छा। और कागज, हाँ कागज, जमीन के कागज, चिट्ठियां, बिल, सर्टिफिकेट, ये सब व्यवस्था का वादा तो करते हैं लेकिन असल में चिंता बढ़ाते हैं। ये पहचान और मालिकाने के निशान हैं, पर साथ ही अनिश्चितता और नौकरशाही के भी। उपन्यास जिस दुनिया को दिखाता है वो बदलता हुआ त्रिनिदाद, उसके बारे में समीक्षा क्या खास बताती है? समीक्षा उस संक्रमण काल के त्रिनिदाद को एकदम जीवंत कर देती है। गन्ने के खेत हट रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, हिंदू पूजा और ईसाई स्कूल साथ साथ चल रहे हैं। अखबार का जो दफ्तर है वो आधुनिकता की धुरी जैसा है, लेकिन उसकी राजनीति का असर आम लोगों की छोटी मोटी आर्थिक जरूरतों पर कम ही पड़ता है। तो नायपॉल ये दिखाते हैं कि इतिहास की जो बड़ी ताकतें हैं वो आम आदमी की जिंदगी में कैसे महसूस होती हैं। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार नायपॉल की खूबी यही है कि वो दिखाते हैं कि बड़ी ताकतें छोटे अपमानों के रूप में महसूस होती हैं। किसी क्लर्क की हिकारत भरी नजर हो, मकान मालिक की शर्तें हों या ठेकेदार का टालमटोल, ये सब विश्वास की जिंदगी का हिस्सा हैं। क्या समीक्षा कुछ खास दृश्यों को यादगार मानती है, कुछ सीन्स जो उभर कर आते हैं? हाँ, हनुमान हाउस के प्रसंगों का जिक्र है जहां सत्ता, धर्म, गपशप का एक पूरा संसार रचा गया है। वो बहुत यादगार है। पोर्ट ऑफ स्पेन में पत्रकारिता वाला दौर भी अहम है, हाँ। जहां विश्वास को थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी आवाज मिलती है, जब तक कि वो तनख्वाह, रुतबे और दिखावे की चिंताएं फिर से हावी नहीं हो जाती। और जाहिर है अंत में वो घर जो हर तरह से अधूरा है, दोषपूर्ण है, लेकिन विश्वास की अपनी जीत है। समीक्षा क्या उपन्यास के कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र करती है? कुछ क्रिटिसिज्म? हाँ, थोड़ी बात उस पर भी है। समीक्षा मानती है कि नायपॉल का व्यंग कभी-कभी बहुत ठंडा, बहुत निर्मम लग सकता है। कुछ पाठकों को ऐसा लग सकता है कि विश्वास के अलावा दूसरे किरदारों, खासकर महिलाओं के साथ ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई गई। अच्छा, या उनके अंदरूनी जीवन को उतनी गहराई से नहीं दिखाया गया है। हालांकि शमा का किरदार इसे थोड़ा संतुलित करता है, पर तुलसी परिवार की जो बाकी महिलाएं हैं उनका चित्रण कभी-कभी कैरिकेचर जैसा लग सकता है। और उपन्यास की लंबाई या उसकी गति के बारे में कुछ? पेसिंग? समीक्षा कहती है कि हाँ, ये एक लंबा उपन्यास है और कहीं-कहीं जानबूझकर दोहराव वाला लगता है। शायद उस संघर्ष और नीरसता को दिखाने के लिए जिससे विश्वास गुजरते हैं, लेकिन ये कुछ पाठकों को थोड़ा बोझिल लग सकता है। तो कुल मिला के इस समीक्षा के अनुसार इस उपन्यास की विरासत क्या है, इसकी लेगेसी? इसे अक्सर नायपॉल का सबसे मानवीय, सबसे सहानुभूतिपूर्ण काम माना जाता है। समीक्षा इसकी तुलना 20वीं सदी के उन महान उपन्यासों से करती है जो महत्वाकांक्षा और बाधाओं की कहानी कहते हैं, जैसे ये पोस्ट कोलोनियल कैरेबियन के लिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसा कुछ हो, या एक अकेले आदमी के संघर्ष में सिमटा हुआ बुडेनब्रुक्स जैसा। इसका असर बाद के डायस्पोरा साहित्य पर भी साफ दिखता है। वो साहित्य जो पलायन, वर्ग और घर की तलाश को जटिल मुद्दों की तरह देखता है। समीक्षा के हिसाब से ये उपन्यास किसी ज्यादा पसंद आ सकता है, किन लोगों को पढ़ना चाहिए? देखिए, जो लोग बड़े यथार्थवादी किस्म के पारिवारिक उपन्यास पसंद करते हैं, जिन्हें कैरेबियन या प्रवासी इतिहास में रुचि है या औपनिवेशिक जीवन के अनुभवों में, और जो मुश्किलों में छिपे तीखे हास्य की सराहना कर सकते हैं, उन्हें जरूर पसंद आएगा। और किन्हें शायद ये उतना पसंद ना आए? शायद जिन्हें बहुत तेज रफ्तार कहानी चाहिए, या ऐसी कहानी जो अंत में एकदम सुकून दे, क्लोजर दे, या जो लोग मनोवैज्ञानिक व्यंग्य के बजाय ज्यादा भावनात्मक भाषा पसंद करते हैं, उन्हें शायद ये उतना ना भाए। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब इस पूरी चर्चा से, इस समीक्षा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो शायद ये है कि नायपॉल ने कैसे एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा की इच्छा, अपना घर बनाना, उसको अस्तित्व, पहचान और सम्मान से जुड़े गहरे नैतिक सवालों से जोड़ दिया। सही कहा। उपन्यास जैसे ये तर्क देता है कि एक मामूली सा, अधूरा सा घर भी एक क्रांतिकारी चीज हो सकता है। ये उस पहचान का सबूत बन जाता है जिसे शायद दुनिया गुमनाम और लचीला बनाए रखना चाहती है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो दिमाग में एकदम रह जाती हैं। हनुमान हाउस का वो दम घोटू सा माहौल, पोर्ट ऑफ स्पेन में पत्रकारिता की वो छोटी सी खिड़की, और अंत में वो टूटा फूटा पर अपना घर। ये उपन्यास खुद उस घर जैसा ही है, शायद कुछ खामियों से भरा, पढ़ने में मेहनत मांगने वाला,
लेकिन ये जिंदगी की उन तमाम अधूरी कोशिशों के दर्द और जिद को महसूस कराता है जिनसे हम सब कहीं ना कहीं गुजरते हैं। और ये उस लगन के प्रति, उस जिद के प्रति एक सम्मान जगाता है जो किसी एक चीज को पूरा करने के लिए चाहिए होती है, भले ही वो चीज परफेक्ट न हो, अधूरी ही लगे। अब एक विचार श्रोता के लिए छोड़ते हैं। ये समीक्षा में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में जो ढेरों अधूरे काम होते हैं, अधूरे सपने होते हैं, उनके बीच किसी एक सार्थक चीज को पूरा करने के लिए, चाहे वो कितनी भी अपूर्ण क्यों न लगे, किस तरह की जिद और दृढ़ता चाहिए होती है। आज के दौर में बाहरी दबावों और उम्मीदों के खिलाफ अपने लिए एक भौतिक या कह लें प्रतीकात्मक जगह बनाना कितना जरूरी है और उसके क्या मायने हैं। इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।